आईपीओ स्कैन में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ। ये आईपीओ बाजार में खुलने जा रहा है। जरा मैं आपको डिटेल्स दे दूँ। इससे पहले आईपीओ खुलेगा 20 तारीख यानी कि कल बाजार में, और खुला रहेगा 24 तारीख तक। प्राइस बैंड जो तय हुआ है कंपनी का 75 से 79, 75 से 79 रुपये, और आप 189 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इश्यू साइज़ है कंपनी का करीबन 165 करोड़ का, जिसमें दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल है 75 करोड़ का और फ्रेश इशू 90 करोड़ का है। मार्केट कैप होता है कंपनी का करीबन 575 करोड़ रुपए के आसपास ऊपरी बैंड पर। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मनिका खन्ना जी से, जो कि इस कंपनी की एमडी हैं। एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट आपने ली है डिग्री, डॉक्टरेट की, और एमडी भी की डिग्री भी आपने हासिल की है। आईवीएफ के क्षेत्र में मनिका जी का 16 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। 2008 में आपको दिल्ली रत्न अवार्ड और साथ ही 2016 में वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। एक और ख़ास मेहमान हैं जो कंपनी के सीएफओ हैं, राकेश शर्मा साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आंध्रा यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मनिका जी, पहले आप समझाएं आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार करती है कंपनी? नमस्कार अनिल। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि गॉडियम आईवीएफ is going to be the first from the Indian IVF industry to be listing on the capital markets main board. And जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन नॉलेज है कि पहली बार हमारे देश का बर्थ रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गया है। राइट। तो इनफर्टिलिटी जो है ना सिर्फ एक ग्लोबल डिजीज़ बर्डन है, बट इवन इन आवर कंट्री इट हैज़ बिकम वेरी रेलिवेंट। जी। और 15 से 20% पॉपुलेशन 150 बिलियन के देश की इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। करेक्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। और सिर्फ 2% इसमें से अभी मार्केट टैप्ड है, मतलब सिर्फ 2% पेशेंट अभी सामने आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। लोगों को पता ही नहीं कि ट्रीटमेंट भी करवाना है। एग्जैक्टली, इस ट्रीटमेंट से बच्चे भी हो सकते हैं या ये ट्रीटमेंट भी करवाना है। So which means that there is a huge potential in this space, in this business, and awareness, accessibility और affordability, 3 कीज रहेंगे। और गॉडियम आईवीएफ की जो जर्नी है वो it started in 2009 where I opened with my own savings एक छोटा सा सेंटर। हम बड़े women empowerment वाले लोग हैं। अच्छा। छोटा था, पर क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कील जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर रखी थी तो ग्लोबल एक्सपोजर था। सो वी बॉट द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। उससे क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से काम चलने लगा, और बहुत जल्दी 4-5 सालों में हमने ज़मीन से ऊपर बिल्डिंग खरीद करके 12,000 स्क्वायर फुट की डेडिकेटेड आईवीएफ स्पेस बना दी, जो कि शायद कंट्री के सबसे बड़ी स्पेसेस में से एक है। वो आज गॉडियम का पैन इंडिया हेड ऑफिस है। 2009 से 17 तक की जर्नी मैं मानती हूँ एक डॉक्टर की थी जो एक्सीलेंस सीख कर रही थी, क्योंकि बहुत अर्ली ही मेरे जो बॉस्टन आईवीएफ ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए माना जाता है, उनके फाउंडर्स ने मुझे सिखाया कि मैंने कहा इसको रेप्लिकेट तब करना जब आप श्योर हैं कि यही सेम सक्सेस रेट आप सब जगह दे सकते हैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस के बिना। एंड सो हमने टोटली इस ऑर्गेनाइजेशन को एसओपी ड्रिवन बना दिया। 2015-16 बहुत मेहनत करी। मेडिकल, एम्ब्रियोलॉजी, नर्सिंग से लेके हाउस कीपिंग तक, कौन सा मॉप यूज़ होगा, कौन सी सोल्यूशन, सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया एसओपी में। We became a completely SOP driven organization and started achieving a clinically high success rate of 58%, which was at par with global standards. Then I decided कि अब एक entrepreneurial journey होनी चाहिए, and फिर हमने centers खोले साउथ दिल्ली, पंजाब, फिर उसके बाद हम पटना गए ईस्ट में, हब और स्पोक मॉडल पर हमने सेंटर्स खोले। फिर श्रीनगर, अप नॉर्थ, फिर हम वेस्ट में आए मुंबई में, और फिर हमने सोचा साउथ छूटना नहीं चाहिए तो बेंगलोर में गए और स्पोक्स खोले। सो व्हाट हैपेंड वाज कि ये कम्प्लीटली स्केलेबल मॉडल बन गया। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, देयर आर डेफिनेट रिपोर्टिंग लाइंस, एंड अपनी टीम को हम खुद ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एसओपी इनग्रेन हो जाते हैं। और क्योंकि जो लीडर एट द हेल्म है वो सिर्फ एक बिजनेस पर्सन नहीं है, वो एक क्वालिफाइड आईवीएफ क्लिनिशियन है। तो वो जो हम कहते हैं कि गॉडियम की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हमारा मरीज़ है, पेशेंट। ठीक बात है। क्योंकि
देखो ये कपल वो है जिनके पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। ठीक बात है। तो काउंसलिंग और ये बहुत ही इमोशनल ट्रीटमेंट भी है मेडिकल के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस मॉडल को समझाया भी। शर्मा साहब, आपसे थोड़ा फाइनेंशियल्स पर राय लेना चाहता हूँ। जैसा मैम ने बोला कि आपका हब एंड स्पोक मॉडल है, तो क्या आपका कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है? आप खुद इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लिनिक्स में या फिर लीज आउट करते हैं? जो आईपीओ से आपने 90 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा किया है, उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? सर, जो 90 करोड़ हम जुटा रहे हैं उसमें से हम करीबन 19 हब्स खोलेंगे सर। ओके। स्पोक मॉडल पे हमारा कोई खर्चा नहीं होता। दीज आर स्टैंड अलोन, मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस है जिसको हम सपोर्ट करते हैं आईवीएफ। हमारा 97% बिजनेस जो है B2C ड्रिवन है, जहाँ पे हमारा ही पेशेंट उस गायनी पे जाता है एंड 12 डेज़ का इंजेक्शंस जो रहते हैं वो हम मॉनिटर करते हैं यहाँ से। एंड वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट जो है यहाँ मैं कहना चाहूँगी अनिल जी कि वी आर द ओनली प्लेयर, प्रॉबली द ओनली प्लेयर जो 97% B2C ड्रिवन है इन एन इंडस्ट्री विच हैज ट्रेडिशनली बीन B2B। तो मतलब हम किसी के पेशेंट रेफर, मतलब B2B मतलब आपको डॉक्टर रेफर करते हैं, डॉक्टर B2C रेफर का मतलब करता है, डायरेक्ट पेशेंट आपके पास आता है। एग्जैक्टली। तो उसकी अपनी एक कॉस्ट आती है, तो इसीलिए हमारे बेडर्स और पैथ्स काफ़ी हाई हैं बिकॉज मार्जिन इज ऑल आवर्स। एंड हब एंड स्पोक से क्या हमने इंटेलिजेंटली किया है, हमने दूसरों से भी सीखने की कोशिश की है कि हब पर लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्योंकि आप एक लैब और ओटी ग्लोबल लेवल का बनाना चाहते हैं तभी ग्लोबल लेवल की एक्सीलेंस देंगे। तो वो आपने मान लीजिए कि मैंने लुधियाना में हब लगा दिया, अब भटिंडा में एक पेशेंट है, छोटे शहर में है, उसको वही एक्सीलेंस चाहिए, तो वो 10-12 दिन के इंजेक्शंस हमारे स्पोक पर ले लेगा और फिर वो मेन प्रोसीजर के लिए हब पे आ जाएगा। स्पोक इज जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो हमने एक स्टेट में डीप पेनिट्रेशन भी अचीव कर ली, बट हम एसेट हैवी नहीं बने और एक्सीलेंस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो विन विन हो गया पेशेंट के लिए, हमारे लिए, स्पोक के लिए। शर्मा जी, जरा ये समझाइए कि आपके मार्जिन्स वित्त वर्ष 2023 में जो है वो 45% प्लस थे, अभी 38% के आसपास है। क्या वजह है मार्जिन्स में कमी होने की 2-3 सालों में, और क्या लेवल्स आपको लगता है कि रीजनेबल है जो आप मेंटेन कर पाएंगे मार्जिन्स के लिहाज से? सर, हमने ना 2023 के बाद में 2 नए सेंटर खोले थे, वेरिन हमने इनिशियल मार्केटिंग पुश था, इनिशियल नंबर्स जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है जिसका उसकी वजह से वेरिएंस इन मार्जिन्स आपको दिख रहा है। बट मोर और लेस विल बी मेंटेनिंग, मतलब 40 to 45% ऑफ एबिटा मार्जिन। हिस्टोरिकली हमारा 40 से 45% रहा ही ऑन अ मैच्योर्ड सेंटर। ओके, ठीक बात है। एक और चीज़ जो मनिका जी आपसे जानना चाहता हूँ, ये बिजनेस ऐसा है जहाँ डॉक्टर की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। अब नेचुरली आपका एक नाम है, आपने इस फील्ड में बनाया है, लेकिन क्या वही रेप्लिकेट हो सकता है देश भर में? क्योंकि क्या होता है कि एक पर्सनल टच जो डॉक्टर का होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो उसको कैसे एक्सपांशन में आप मैनेज करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा अनिल जी आपने। तो गॉडियम की जो है वो स्टार डॉक्टर ड्रिवन अप्रोच ही नहीं है। ये जो ब्रांड पर हमने 16 साल की लेगेसी बनाई है, 16 साल में जो हज़ारों जिंदगियां बनाई हैं, ये हैं हमारा मेन वर्ड ऑफ माउथ, हमारा पुलर। बिकॉज मैंने देखा है अपने लाइफ टाइम में, अगर आप एक पेशेंट को प्रेग्नेंट कराते हैं वो 10 नए पेशेंट लेके आता है। आज भी हमारा 35% पेशेंट वर्ड ऑफ माउथ से आता है। तो गॉडियम इन्वोक्स द ट्रस्ट, नॉट अ पर्टिकुलर डॉक्टर। तो आप मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, कश्मीर में जाइए, आपको सेम ट्रस्ट पेशेंट को रहता है। और हम पेशेंट को अपने प्रीवियस टेस्टिमोनीज, काउंसलर जो है इमोशनल काउंसलिंग करती है, गॉडियम वर्ल्ड को इनको इंट्रोड्यूस करती है, और उनको सबसे बड़ी टेस्टिमोनी होती है किया हुआ काम। तो मैं अपनी टीम को हमेशा कहती हूँ, कोई कितना भी मार्केटिंग का पैसा क्यों ना लेकर आ जाए, बट जो 16 साल में तुमने जिंदगियां क्रिएट की है उसको बीट नहीं कर सकता। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। एक और चीज़ जो जानना था, आजकल ये आज से 10 साल पहले आपको ढूंढना पड़ता था कि आईवीएफ क्लिनिक कहाँ है, ठीक है। आजकल लगभग हर बड़े इलाकों में आपको प्रोमिनेंट जगह में, शहर में दिख जाएंगी। अब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही एक तरह से आपकी पहली लिस्टेड कंपनी होगी भारत में, कंपटीशन भी बहुत है। तो कितना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये, और कंपटीशन को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? जी, तो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्राइस जो है ना, ज़िंदगी पर मोल नहीं लगाया जा सकता।
तो इसलिए दो ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, 70% लगभग अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, बट ये जो ART रेगुलेशन आया है, इससे पहले ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री थी। जो ART रेगुलेशन 2022 में आया है, दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव फॉर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक अस सर, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड पर काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बना रहे हैं, हम बच्चा बना रहे हैं, तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज एट अ सर्टेन बेस लेवल। तो वो जो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि 1-2 साल में जब लॉ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बहुत सारी कंसोलिडेशन हो जाएगी, और जो एथिकली काम करके पैसा बना रहे हैं वो सरवाइव करेंगे इसके अंदर। ठीक बात है। और ये भी बात, दैट इज़ वाई आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड प्राइस जो है हमारा एट पार है, और बहुत क्या है कि ज़िंदगी बनाने के लिए एक सर्टेन रॉ मटेरियल जो लगता है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक बात है। अब जो साइकिल हमारे यहाँ 2 लाख में होती है, वो अमेरिका में 18 लाख में होती है सर। ओह, एंड दैट इज़ वाई मेडिकल टूरिज्म इज़ अ बिग अट्रैक्शन। गॉडियम IVF पर 30 से ज़्यादा देशों से पेशेंट अभी आते हैं। अभी आपका जो रेवेन्यू है उसमें कितना % आपका जो भारत से बाहर से जो पेशेंट आते हैं उसका ऐसे कुछ अंदाजा? परसेंटेज वाइज सेग्रीगेशन तो हमने नहीं किया है सर, बट मैं ये बता सकती हूँ कि एक कांस्टेंट फ्लो महीने दर महीने इंटरनेशनल पेशेंट्स का रहता है। और सबसे अट्रैक्टिव उनको ये रहता है कि सर वहाँ पर ना इंश्योरेंस जो है वो सभी कंट्रीज़ में IVF कवर नहीं करता है। यूरोप में भी अगर वो कवर करता है तो वो एक साइकिल कवर करता है। पेशेंट बेचारा एक साइकिल फेल हो गया, दूसरी साइकिल के लिए इतना सारा पैसा उनके पास होता ही नहीं है लगाने के लिए। तो फिर भारत आना, और वो कब आएंगे भारत? उसी जगह पर आएंगे जहाँ पर ग्लोबल लेवल एक्सेलेंस उनको दिखेगी, क्रेडेंशियल्स दिखेंगे। तो वहाँ पर आना, ऐसी जगह से ट्रीटमेंट कराना, और आना जाना रहना मिलाकर भी उनको आधी कॉस्ट पड़ती है सर, जबकि वो वहाँ कराएं। तो आई थिंक दिस आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट स्ट्रेस ऑन मेडिकल टूरिज्म, एंड इस बजट में भी उसका स्पेशल मेंशन है। ठीक बात। तो ये फ्यूचर में गॉडियम IVF के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक बात है। एक राकेश जी आपसे सवाल है, जनरली आपका जो भी एक तो नया सेंटर होता है, एक पुराना सेंटर, दोनों के मार्जिन्स में क्या डिफरेंस है, और जो नया सेंटर आप खोलते हैं उसको प्रॉफिटेबल होने में या ब्रेक इवन होने में कितना समय लगता है आमतौर पर? सर हिस्टोरिकली हमने जो देखा है वो 1 to 2 मंथ्स में हमारा जो नया सेंटर है वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। ओके ओके, ठीक है। और मेच्योर्ड सेंटर बनने के लिए उसको लगभग 1 साल के आसपास लगा। ओके। और मार्जिन्स नए और पुराने सेंटर्स में किस तरह के रहते हैं? सर मार्जिन्स जो है सर कंपैरेटिवली मतलब सेम सस्टेन कर जाते हैं विद इन अ ईयर और सो। आपने मनिका जी कुछ दिया है गाइडेंस DRHP में कि कितने और नए सेंटर आपका कब तक खोलने का इरादा है? बिल्कुल सर, हमने बड़ा डिटेल्ड प्लान दिया है। अभी हम 7 हब्स और 28 स्पोक्स पर प्रेजेंट हैं। हम 19 हब्स और खोलने जा रहे हैं, और उसके साथ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्पोक्स खुलेंगे, जो कि हमें इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में प्रेजेंस दे देगा। और यही हम चाहते हैं कि जो इतनी मेहनत से 16 साल की फाउंडेशन ले की है, इसका फ़ायदा हर माँ जो बच्चा होने के लिए स्ट्रगल कर रही है देश के कोने कोने में, वो उसे अवेल कर सके। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनिका जी आपका, और शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया, आप स्टूडियो में आए और सारे अपने IPO के बारे में, कंपनी के बारे में आपने पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका IPO कल खुलने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका IPO एक अच्छा सक्सेसफुल IPO साबित हो। आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।